A scalar quantity which is only magnitude is called a scalar quantity. Example, mass, length, time, temperature और बहुत सारे जैसे वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी, a physical quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity. Example, displacement, velocity, momentum, acceleration, force, torque, ये सब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे एरो से. अगर सपोज ऐसे लिखा हुआ है ए और ऊपर में एरो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये है वेक्टर. या फिर अगर बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है ऐसे बोल्ड, तो भी इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. क्या कर रहा है वेदांत? ओके, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, क्या बोल रहा था, एक कैसे रिप्रेजेंट करना है ना, तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसे एरो, ऐसे वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात किया था. टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर को पैरेलल बोलेंगे, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो उसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे. इक्वल वेक्टर, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हुआ तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर. एंटी पैरेलल, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंटी पैरेलल. नेगेटिव वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है एंड मैग्नीट्यूड सेम है तो उनको नेगेटिव वेक्टर. कंकरेंट वेक्टर, अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर, अगर एक ही प्लेन में अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर को बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर. ऑर्थोगोनल वेक्टर, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनको हम लोग नाम देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर. एक वेक्टर और रह गया था बेटा, उसको मैं समझा देता हूं. ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर. ये इंपॉर्टेंट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर. सिंपल सा है पोजीशन वेक्टर. आगे सभी, हाँ सभी ने ज्वाइन किया. देखो पोजीशन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है समझना. पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. सपोज आपका ये एक्स एक्सिस है जो स्टार्ट होगा ऑरिजिन से, ये एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस. और सपोज ऐसा कोई वेक्टर है जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इस वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे, बोल सकते हैं. ये कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट हो गया. इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे रिप्रेजेंट किसी से भी कर सकते हैं लेकिन आर इज अ पोजीशन वेक्टर. सिंपल समझना है, पोजीशन वेक्टर जो ऑरिजिन से स्टार्ट हो. कहाँ से स्टार्ट हो? ऑरिजिन. अगर ये पॉइंट पी दिया तो ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर, ओ टू पी. इतना समझ में आ गया हम लोगों ने कौन कौन सा? पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर में दोनों का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम. पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर. नेक्स्ट जो अब इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला, वो समझना हम लोग को, एडिशन ऑफ वेक्टर. कि वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे. कोई एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनना आज का लेक्चर. आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको रहेगा 110%. एक क्वेश्चन रहेगा, पैरेललोग्राम लॉ रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले एक देखते हैं मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में. फर्स्ट है ट्रायंगल मेथड. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बताता हूं. ट्रायंगल मेथड इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट होगा पैरेललोग्राम, ये वाला है. थोड़ा मैं जूम कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पैरेललोग्राम मेथड. ये पढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेट करके सुनना. ट्रायंगल मेथड, अपने पास वेक्टर है, एक वेक्टर ले लिया इधर,
एक वेक्टर ले लिया इधर, वेक्टर का नाम दे देते, ये वेक्टर का नाम दे दिया ए वेक्टर और ये वेक्टर का नाम दे दिया बी वेक्टर। एक थर्ड वेक्टर मैं ले रहा हूं, इसके टेल से यहां तक। अब देखो ये जो वेक्टर है ना, इसको बोलते हैं टेल, पूछ, टेल। इसको बोलते हैं हेड ऐसे वेक्टर में। तो जब भी मैं बोलूं टेल मतलब ये वाला पॉइंट, हेड मतलब इधर एरो वाला। ये है ए वेक्टर, बी वेक्टर। एक वेक्टर ए के हेड से टेल से स्टार्ट हो रहा है, बी के हेड तक जा रहा है। तो ये जो वेक्टर है इसको हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको समझ में आएगा। देखो अभी एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड को ऐड करने का सिंपल सा तरीका है जो बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि मैग्नीट्यूड है, सपोज यहाँ पे 2 है और प्लस 3 है। तो बचपन में सिखाया गया था कि 2 है तो ऐसा 1 2 कर दो, और फिर 3 है तो 1 2 3 कर दो, तो 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे क्या लिख दो 5। ऐसे करके सिखाया गया था बचपन में, मुझे तो सिखाया गया था, आपको पता नहीं कैसे सिखाया गया था कि ऐसा करो, ऐसा लाइन ड्रॉ करो 2 और फिर 3 लाइन ड्रॉ करो, फिर सबको काउंट करो कितना आ रहा है, वही एडिशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखना है। यहाँ पे ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। एक वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर का टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड तक जा रहा है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से सुनो, दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और दोनों ऑर्डर में है। ऑर्डर का मतलब एक का हेड दूसरे का टेल है, एक का हेड दूसरे का टेल है। तो फर्स्ट वेक्टर का जो टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जाएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? फर्स्ट वेक्टर का टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड तक जो जाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और उसको लिखते हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, दोनों एक ही मैनर में, एक ही ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बात रहा कि सर ट्रायंगल नाम कहां से आया? क्योंकि ट्रायंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे दो वेक्टर है ए एंड बी, दोनों सेम ऑर्डर में है। जो थर्ड वेक्टर जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं वो ट्रायंगल का थर्ड साइड होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो वेक्टर है ए एंड बी, दोनों सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर का मतलब मैंने बताया एक का हेड दूसरे का टेल है, तो इसको सेम ऑर्डर बोल रहे हैं। सेम ऑर्डर में तो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट। जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ट्रायंगल का दो साइड हो गया, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा अगर ये एक ही मैनर में, एक ही ऑर्डर में है। तो अगर सपोज ऐसा रहेगा, एक वेक्टर ए वेक्टर, ये ऐसा रहा बी वेक्टर, और यहां से फर्स्ट वेक्टर का टेल तो लास्ट वेक्टर का हेड तो ले ही नहीं सकते, क्या इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं, इसको रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि एक ऑर्डर में ये नहीं है, ये इधर आ रहा है इसका एरो। तो एक ऑर्डर में होना चाहिए, ट्रायंगल का दो साइड है, जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसका नाम हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ दिया है। ऐसा कैसे हो रहा है बेटा? देखो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन states that if two vector can be represented in magnitude and direction by two side of triangle, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर,
टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब एक का हेड दूसरे का टेल, then their resultant is represented completely by third side of the triangle taken in opposite order, taken in opposite order। जैसे देखो ये हो गया फर्स्ट साइड, ये हो गया सेकेंड साइड, बट ये ऑर्डर में है। जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट देखो ये ऑर्डर में नहीं है ना, ऐसा ये अपोजिट है, मतलब फर्स्ट का टेल टू लास्ट का हेड जा रहा है, इसको रिजल्टेंट। जैसे सपोज यहाँ पे एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ए वेक्टर, और ये हो गया आपका बी वेक्टर, तो क्या इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं? इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्स्ट का टेल टू लास्ट का हेड जाना चाहिए या फिर अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम लोग रिजल्टेंट बोलेंगे। सिंपल सा, इतना टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं ट्रायंगल लॉ में, इतना इंपॉर्टेंट भी ये नहीं है। तो सिंपल ट्रायंगल लॉ क्या था? ट्रायंगल लॉ ये बोल रहा है कि ट्रायंगल के दो साइड अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट ऑर्डर में, या फर्स्ट वेक्टर का टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड। ये था अपना ट्रायंगल लॉ। तो अगर ट्रायंगल लॉ आया तो ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, ये स्टेटमेंट लिख देना, ट्रायंगल लॉ हो जाएगा। मेन जो है अपना पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है, रेडी। अब आराम से इसको समझना पैरेललोग्राम मेथड को बेटा। मैं डेरिवेशन करता हूं। इस ये जो मेथड है ना, नहीं भी समझ में आएगा, जितने बार नहीं समझ में आएगा आप पूछना, बोलना सर नहीं समझा, मैं समझाऊंगा। एक वेक्टर इधर ले लेते हैं, एक वेक्टर इधर ले लिया। दो वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम P वेक्टर और एक वेक्टर का नाम Q वेक्टर दे दिया। एक वेक्टर यहां से ऐसे ड्रॉ किया, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझा दूंगा। ओके, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। अब देखना बेटा यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूं क्या? चलो नेमिंग कर देता हूँ, एक्स वाई जेड, जेड के बाद कुछ होता नहीं है, इधर मैं लिख लेता हूँ इसको ए बी लिख लेता हूँ। अब देखना जो एक्स बी है ये वाला क्यू जो वेक्टर है, क्यू वेक्टर, और वाई ए वाला वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे, दोनों इक्वल वेक्टर होंगे। ये जो क्यू वेक्टर है और ये वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर, क्योंकि इक्वल वेक्टर बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है इधर तो ये भी इसी डायरेक्शन में, पैरेलल है ना दोनों, तो पैरेलल का डायरेक्शन सेम होता है, तो डायरेक्शन भी सेम हो गया और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, तो ये इक्वल वेक्टर हो गया। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्यू वेक्टर। यस और नो? अब देखना बेटा यहाँ पे ये एक्स वाई वाला है P वेक्टर और वाई ए वाला है Q वेक्टर, दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं? P वेक्टर और Q वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं? यस और नो? देखो ये हेड है और ये टेल है, दोनों सेम ऑर्डर में है। तो जो थर्ड होगा ये वाला जो वेक्टर होगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये P हो गया ये Q हो गया, तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं R वेक्टर। कोई प्रॉब्लम?
आर वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल लो जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ये ऐसा अगर है सपोज पी वेक्टर और ये ऐसा है क्यू वेक्टर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब देखो ए से मैंने यहां पे जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल ले लेते हैं थीटा, थीटा। नाउ इन ट्रायंगल वाई जेड ए, इन ट्रायंगल वाई जेड ए, इसमें बात कर रहे हैं हम लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाय वाई ए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाय वाई ए को क्यू लिख सकते हैं, क्यू, ए जेड इज इक्वल टू, क्यू गया इधर तो क्यू साइन थीटा, ये बन गया। सेम ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाय वाई ए को क्यू लिख सकते हैं, क्यू, वाई जेड इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। मीन्स अपने पास ए जेड जो मिला, ए जेड, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू कॉस थीटा। एनी डाउट? फिर से एक बार इसको मैं समझाता हूं कैसे किया। ये P वेक्टर था, ये Q वेक्टर था, ये Q था, तो इसके जस्ट पैरेलल यहां पे ड्रॉ किया इसको ऐसे, तो ये भी Q बन गया, इसलिए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम था, तो ये भी बन गया Q वेक्टर। अब P एंड Q सेम ऑर्डर में है, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल टू लास्ट वेक्टर का हेड जो जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर ये ट्रायंगल में वाई जेड ए में, ये वाले ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू ए जेड बाई वाई ए, वाई जेड, वाई ए जेड डिवाइडेड बाई वाई ए, साइन थीटा इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाई वाई ए इज क्यू। अब क्यू चला गया इधर, ए जेड इक्वल टू क्यू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू वाई जेड डिवाइडेड बाई वाई ए, cos theta equal to yz, y a can be written as q चला गया इधर, तो yz equal to q cos theta. Now in triangle x z a, इन ट्रायंगल लिखना चाहिए था, इन ट्रायंगल एक्स जेड ए, दिखा एक्स जेड ए, इस ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं एक्स जेड ए में, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये बेस हो गया, एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यस और नो? एक्स जेड को लिख सकते हैं, यहां से यहां तक पी है और ये है क्यू कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस
ZA, ZA is Q sin theta square. R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस ये वाला प्लस, इसको लिखा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू के साथ भी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किया a प्लस बी का स्क्वायर किया है ना, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखा है यहाँ पे। तो ये हो गया a और ये पूरा b, ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायरिंग किया तो क्यू स्क्वायर प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, यहां पे भी क्यू स्क्वायर है, यहां पे भी क्यू स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे भी क्यू था, क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे भी तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 2pq कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये 1 हो गया प्लस 2pq कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, बस इतना। ये आ गया अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो वेक्टर है तो उसका ये रिजल्टेंट आएगा। जिसको समझ में आया होगा तो टाइप करेगा यस, नहीं समझा होगा तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। अभी देखेंगे, सभी इधर देखना अभी बेटा, अभी थोड़ा और है देखने। देखो बेटा, ये तो डेरिवेशन करना ही है। एंगल भी पूछते हैं, एंगल पूछते तो एंगल के लिए सपोज ये एंगल को लिख लिया मैंने बीटा, ये एंगल को बीटा, रिजल्टेंट तो हम लोग को मिल गया। आर का वैल्यू कितना मिला, आर का वैल्यू मिल गया रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये मिल गया। अब एंगल भी पूछते हैं कि रिजल्टेंट एंड उसका एंगल बताओ, दैट इज अ बीटा बताओ। तो नाउ इन बीटा हम लोग कैलकुलेट कराते हैं। इन ट्रायंगल एक्स जेड ए, इसी में बात करते हैं, एक्स जेड ए tan बीटा इज इक्वल टू जेड ए डिवाइडेड बाय एक्स जेड, tan बीटा इज इक्वल टू जेड ए क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स जेड, एक्स से लेकर के जेड तक, एक्स टू जेड, पी प्लस क्यू कॉस थीटा,
P प्लस Q cos थीटा, ये आ गया। अब बीटा, बीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। ये मैथ्स में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये tan इनवर्स हो जाता है सर, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, ऐसे लिखते हैं। यहां तक आपको लिखना है। जैसे देखो ये sin थीटा है ना बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू y है ना। अगर थीटा को सिर्फ लिखना है तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाता है, साइन इनवर्स y हो जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, मान लो 3 लिखा है, 3 तो होता ही नहीं वैल्यू cos थीटा का, 1 से कम होता है, तो 1/3 लिखा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर पैरेललोग्राम बोला, तो पैरेललोग्राम बोला तो आपको कितना लिखना है, तो अगर थ्योरेटिकली आपको बोला गया तो पहले तो स्टेटमेंट लिखना है। ये स्टेटमेंट है, यहां से ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। इसको पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं सर? देखो पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने दो वेक्टर लिया है ना, ये पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है ना ऐसा, ये पैरेललोग्राम जैसा, इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ऐसा हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाया। ये ऐसा एक वेक्टर था, एक वेक्टर ऐसा था, तो हम लोगों ने ऐसा पैरेललोग्राम बनाया, इसलिए इसका नाम हम लोग पैरेललोग्राम देते हैं। तो स्टेटमेंट देखो बोल रहा है, इट स्टेट दैट, थोड़ा इधर लिखता हूँ डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, बोल रहा है इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट, फिर से सुनो, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, two vector acting at a point can be represented by both in magnitude and direction. P के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन, Q के पास भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, by the two adjacent side of the parallelogram. ये पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड, parallelogram drawn from the point, the resultant is represented completely, सुनना यहाँ पे, रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल जो होगा वो होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो यह स्टेटमेंट लिखना है आपको, ये डायग्राम ड्रॉ करना है रिजल्टेंट तक, और फिर ये एंगल लिखना है। इतना आपको एग्जाम में लिखना है बोले। और फॉर्मूला ये तो याद ही रहना चाहिए बेटा, ये बहुत टाइम यूज आएगा ये फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर, किसी ने बोलिया कि दो वेक्टर है, ये इधर है P, इधर है Q, इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है P एंड Q का, तो ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऐसे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, कहीं पे भी दो वेक्टर रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। बस इतना ही आज, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you so much. Thank you.